प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम और उसके साथ कुंडली का अध्ययन। आज के इस वीडियो में आपसे मैं थोड़ी सी चर्चा मूल बिंदु से हटकर लग्नेश के अष्टम भाव में जाने पर करूंगा। बहुत सारी कुंडलियां ऐसी आती हैं जहां लोग पूछते हैं प्रायः कि पंडित जी, लग्न का अधिपति है, अष्टम में बैठ गया है, अष्टम का स्वामी है, लग्न में बैठ गया है, तो उसका फल कथन किस तरीके से करने की आवश्यकता है, उसको हम कैसे समझें कि उसको किस तरीके से पकड़ना है, वहां का फलादेश क्या कहेगा। तो आचार्य लिखते हैं कि जब कभी भी अष्टम भाव जो होता है वो आपके बेवजह की समस्याओं को कई बार बड़ा बना देने का होता है। जैसे उदाहरण है, और ये पक्की बात है कि अष्टम भाव के स्वामी जब कभी महादशा में, अंतरदशा में एक्टिव होंगे तो वो ना आपकी समस्या को कई बार बहुत लंबा बना देते हैं, बहुत लंबा खींच देते हैं। या दूसरा क्या कहा कि अगर अष्टम भाव में जो ग्रह बैठा है, अगर उसकी ही दशा चल गई तो फिर ये भी आपकी चिंता को लगातार बढ़ा देता है। या जो काम 2 दिन में होने वाला होगा उसको 20 दिन लग जाएगा। जो काम आपका झट से हो जाना चाहिए वो आपको बहुत बड़ी समस्या में कई बार वो डाल देता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर अष्टम भाव अपने भाव के स्वामी से युक्त है, मतलब उस भाव का स्वामी वहीं बैठा है, तब तो बहुत ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। लेकिन अगर अष्टम भाव में किसी दूसरे भाव का स्वामी बैठा है और अगर वो लग्न को देखे, जैसे अष्टम भाव के स्वामी मान लीजिए मंगल हो गए या शनि हो गए या सूर्य हो गए, कोई भी ग्रह अष्टम भाव का स्वामी बना और किसी भी तरीके से अगर उसकी दृष्टि लग्न पर जा रही है तो ये आपके कंसंट्रेशन को लूज करने का कारण बन जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि कई बार वो आपकी बेवजह की चिंताओं को बढ़ाने का एक कारण मात्र बन जाता है। बीमारी है, तुरंत ठीक हो जाना चाहिए, पर जैसे ही अष्टमेश एक्टिव हुए, प्रत्यंतर में आए, खींच दिए लंबा, उसके कारण अब आपको परेशान होना पड़ेगा। तो अकारण चिंता जो जहां से आती है वो अष्टम भाव से आती है। अब क्या कहा कि अगर जन्म कुंडली के लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हों, अष्टमेश अगर लग्न में बैठे हों, तो इस अवस्था में व्यक्ति के जीवन पर भी संकट दे देते हैं, आयु को भी कष्ट देते हैं। अब आयु का कष्ट क्या है, जीवन को कैसे कष्ट में ले जाते हैं, इसको समझना होगा थोड़ा। जीवन कष्ट में है, आयु कष्ट में है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे, आप मर जाएंगे, नहीं, वही वस्तुतः इसका अर्थ यही नहीं है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बेवजह भविष्य की चिंताएं, बेवजह माता पिता की चिंता, बेवजह अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करने वाला व्यक्ति भी निरंतर मर रहा है। आप जीत तभी रहे हैं जब चिंता से मुक्त है, चाहे किसी भी प्रकार की हो। तो अष्टम भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठेगा तो व्यक्ति की चिंताओं के कारण उसका स्खलन करेगा, उसको मारेगा, उसको खो देगा, उसको नुकसान करेगा। लग्न के अधिपति अष्टम में बैठे हैं तो अकारण उसके जीवन में कार्य में व्यवधान आते रहेंगे। 2 दिन का काम मैंने बताया 20 दिन में होगा। वहीं अष्टम भाव का स्वामी अगर लग्न को देखे या लग्न में बैठे तो यहां भी व्यक्ति के दिमाग में बेवजह कंसंट्रेशन उसका बिगड़ता रहता है। आज मेरे पास एक कुंडली आई थी छत्तीसगढ़ से, और महाराजा थे वहां के, छत्तीसगढ़ के राजा थे, जो उनके परदादा दादा आदि बहुत मतलब अंग्रेजों से लोहा लिया था, संपन्न थे। तो कई बार ऐसी बातें दिखा, उनके भी कुंडली में ऐसा कुछ रहा होगा, पर ऐसी ही कोई कुंडली थी उनके पास भी। तो इस कारण से यहां हमें समझना होगा कि अगर लग्न का अधिपति अष्टम में बैठ रहा हो तो आपके जीवन को बिना कारण के परेशान करने का माध्यम बनता है। समझ में आ गई होगी बात। अब आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देते हैं। पंचांग कुछ ऐसा बना कि जातक का जन्म चैत्र माह में होता है। ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। भाग्यशाली होने के साथ साथ इनमें दूरदृष्टता बड़ी होती है, पर ये निश्चिंत ज्यादा होते हैं। दूरदृष्टता है, प्रभावशाली हैं। ऊपर से क्या देखिए, चंद्रमा जो बैठे हैं इनकी कुंडली में वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं। इसका भी असर होगा कि मंगल के राशि में और बुध के नक्षत्र में ऐसे लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं। बहुत छोटी अवस्था से ही इनका जीवन बड़े ही लालन पालन से, लाड प्यार के साथ आगे बीतता है।
और तो और ये सदैव अपने आप को अपने काम में मशगूल रखने वाले होते हैं। ये कभी भी अपने आप को मतलब ऐसे नुकसान, उनके समय का वो नुकसान नहीं करना चाहते हैं। चैत्र माह में जन्मे लोग देखने में बड़े सुंदर होते हैं और देवी मैया के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। वसंत ऋतु, फाल्गुन और चैत्र का प्रभाव, थोड़ा प्रेम का असर ज़्यादा होता है, मतलब प्रेम आतुर होते हैं, प्रेम इन पे जल्दी हावी होता है, किसी दूसरे के प्रभाव से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। सामने वाले को पूरा आदर देना, हंसमुख प्रवृत्ति वाले, हंसने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको चिंता लगी नहीं रहती है। उत्तरायण में होंगे, फाल्गुन चैत्र में सूर्य उत्तरायण में हो जाते हैं, तो जितने भी शुभ ग्रह होंगे, सूर्य शुष्क ग्रह हैं, उत्तरायण में बली हो जाते हैं। चंद्रमा दक्षिणायन में, शुक्र बुध आदि भी, यहाँ पे सारे ग्रह शुभ ग्रह, नैसर्गिक रूप से चंद्रमा भी, शुक्र और बुध गुरु भी, सब इस कुंडली में बलवान हो जाएंगे और जातक को सकारात्मक ज़्यादा बनाएंगे, निगेटिव कम बनाएंगे। कई बार आपने देखा कि पंडित जी मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, मेरा मेरिट में नहीं बनेगा, मेरी परीक्षा अच्छी नहीं गई है, लगातार निश्चित रूप से वो व्यक्ति नकारात्मक ही सोचेगा। उम्र भी काफ़ी भरी पड़ी है नौकरी के लिए, पर फिर भी नहीं, मेरा नहीं होगा। परीक्षा अच्छी है, मेहनत भी व्यक्ति खूब कर रहा है, माता पिता का सपोर्ट भी है, पर फिर भी वो निगेटिविटी रहती है। तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण में है और उत्तरायण के कारण व्यक्ति का मन मस्तिष्क सकारात्मक रहेगा। शुक्रवार को जन्मे हैं, इस कुंडली के लिए शुक्रदेव होते हैं पंचम के साथ 12वें भाव के स्वामी। अच्छी बात है, दशम स्थान में उच्च के बैठे हैं, जो व्यक्ति के पद और प्रतिष्ठा को देने वाले होंगे। और सामान्यतया वार का अधिपति अगर उच्च का बैठा है तो कुंडली को बलवान वैसे भी बना देता है। और उसका दूसरा तर्क ये होगा कि वो जातक अपने जीवन काल में अच्छे पदों पर विभूषित होता है, वो कभी भी सामान्यतया छोटे पदों पर काम करने को तैयार नहीं होता। बहुत ध्यान से समझिएगा। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के चंद्रमा यहाँ शुभग होंगे, इस वजह से व्यक्ति के पास धन, वैभव, संतान, मानसिक संतुलन, व्यवहारिकता, चरित्रवान होने का गुण, संसार के समस्त प्रकार के सुखों को भोगने वाला भोक्ता, अनुभवी, सारगर्भित बात करने वाला, सबको सुनने वाला और जीवन के अष्टलक्ष्मियों का सुख प्राप्त करने वाला होता है। वीर भी है, पराक्रमी भी है, धन धान्य से युक्त है, हाथी, घोड़े, भवन, भूमि, वाहन सबके प्रभावों से युक्त है ना। उसके बाद क्या कहा, ज्येष्ठा नक्षत्र, ऐसे लोगों को इंद्र की पूजा करनी चाहिए। इंद्र को क्रूर देवताओं की श्रेणी में रखा गया है। ओम शक्राय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और तो और चिरचीटे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए, नवग्रह कवच भी धारण करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, ब्राह्मण को खुश करना चाहिए, ब्राह्मण को प्रसन्न करिए। आप बताऊं आपको, सनातन धर्म पता है, हालांकि सनातन को कुछ होने वाला नहीं है, ये सनातन है, सनातन रहेगा। ये निरंतर दूसरे धर्मों के द्वारा दबाया जाता रहा है, क्योंकि ये शालीन है, पर इसको नुकसान अपने धर्म के लोगों से कई बार हो जाता है। इसकी दीवार बहुत मजबूत है और चटकती नहीं है, पर धब्बे जरूर लग जाते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, मुझे देखिए, धब्बे जरूर लगते हैं। कैसे? आप ब्राह्मणों का आदर नहीं करते, आपने अपने ग्रंथों को पढ़ना बंद कर दिया है। आपको पता ही नहीं है कि बहुत छोटे छोटे बच्चों से जब मैं गली में बैठता हूँ कभी कभी तो पूछता हूँ, तो एक से मैंने पूछा कि बताओ तो भगवान राम के पिताजी का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था? बोले कौन थे, राजा, ऐसे। उसके बाद मैंने पूछा कि चलो ठीक है, ये पता नहीं है, राम जी कहाँ उनका जन्म हुआ था ये पता है? बोला कि ये भी उसको पता नहीं, उसमें भी वो सोच रहा है। और जब मैंने ये पूछा कि राम जी के पुत्र का नाम बताओ, बेटे का नाम बताओ, क्या था, तो राम जी को बेटे भी हुए थे, ऐसा उत्तर सुनने को मिलता है। सोचिए, इसमें गलती उस बच्चे की नहीं है, इसमें गलती उसके माता पिता की है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो तुरंत याद करा देते हैं लोग, एप्पल मतलब सेव तो तुरंत याद हो जाता है, पर जहाँ से उसको समुचित अच्छे संस्कार आने हैं, जहाँ से वो मर्यादा आने की आवश्यकता है, जहाँ से जीवन में सीखने को मिलता है, वही पात्र व्यक्ति के जीवन से गायब है, बच्चे के जीवन से गायब है। यही सनातन को धब्बा लग जाता है। मंदिर के पुजारी एकदम सबसे निम्नतम स्तर पे जीवन जी रहे हैं, है ना, जो सदैव समाज के कल्याण की बात करते हैं, बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके घर का बच्चा बिल्कुल ही फटे कपड़े पहन करके जीवन किसी तरीके से गुजर बसर कर रहा है, उसको जब देखेंगे मंदिर के पुजारी के बच्चे को तो लगेगा ओह रे कितनी दीनता है,
वो बहुत ऊंचा लक्ष्य सोच भी नहीं सकता है। बहुत ज़्यादा सोचेगा तो वेद पढ़ना सोचेगा और बहुत ऊंची बात है, पर वो कभी भी बहुत, जैसे आम तौर पे जो हमारे मध्यम या ऊंचे वर्ग के जो लोग होते हैं उनके जैसे उसके जीवन का लक्ष्य नहीं होता। वो पांडित्य में ही जीवन बिताना चाहता है। ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, इससे पांडित्य की, इससे धर्म की सुरक्षा होती है, पर सामान्यतः उनके जीवन का जो स्तर है वो काफ़ी निचले स्तर पे है, एकदम नीचे है वो। और तो और कई बार उसे बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है, लोगों के द्वारा हंसी का पात्र बनना पड़ता है। इससे सनातन धर्म को नुकसान होता है। नुकसान नहीं, धब्बे लगते हैं। मैंने क्या कहा, सनातन की दीवार बड़ी मजबूत है पर इस पे धब्बे जरूर लग जाते हैं। जैसे सफेद कपड़ा, सफेद कपड़े पे थोड़ी सी कालिख लग जाए तो वो दिख जाती है दूर से ही। उसके बाद ठाकुर जी जो आपके मंदिर में नित्य विराज रहे हैं, उनके भोग राग की व्यवस्था कई मंदिरों में बिल्कुल ही कमजोर, सिर्फ प्रतिष्ठित मंदिरों में ही भोग राग की समुचित व्यवस्था है। इससे भी सनातन धर्म को कमजोरी मिलती है, धब्बा लगता है। तो यहां से हमें कमजोरी मिल जाती है ना। तो क्या कहा, ब्राह्मण, गौ, ग्रंथ और अपने गुरु पुरोहित के प्रति सच्ची श्रद्धा, उनके प्रति भाव अच्छा रखें, क्योंकि वो आपके कल्याण की बात सोचते हैं, आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो यहाँ पे जो नक्षत्र की बात है, ज्येष्ठा नक्षत्र, ऐसे लोग सदैव पित्त के रोग से रोगी रहते हैं। मतलब उनका पित्त बढ़ा रहता है, और पित्त बढ़ा रहेगा तो क्या होगा, बवासीर की समस्या होती है, पेट में अपच होती है, एसिडिटी होगी, पाचन तंत्र गड़बड़ रहेगा, बढ़िया पाचन तंत्र काम नहीं करता है, ये चीज होती है। तो ओम शक्राय नमः, चिरचीटे की जड़, नवग्रह कवच और मीठी चीजों का दान करना चाहिए। शहद हो जाए, चीनी हो जाए, गुड़ हो जाए, खांड, ये सब दान करने की आवश्यकता है। अमावस्या को निश्चित रूप से अपने घर में या किसी ब्राह्मण को प्रत्येक महीने उसे द्रव्य दक्षिणा दान करना चाहिए। किसी मंदिर के पुजारी को प्रत्येक अमावस्या को दान किया करिए। इससे नक्षत्र में जन्मे होने का जो दोष लगता है वो समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में और भी ज्यादा मार्ग प्रशस्त होता जाएगा प्रगति का। व्यतिपात योग, बौकर्ण, ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण। ब्राह्मण वर्ण के कारण सुचिता है, धर्म का पालन है, स्वाभिमान भी है, समझौतावादी नहीं है और जीवन में श्रेष्ठ लोगों का संग है। पर राक्षस गण के कारण कभी कभी एग्रेशन हावी होगा, कभी कभी बहुत ज्यादा व्यक्ति किसी को दबा देगा, सप्रेस कर देगा, हावी हो जाएगा, जबरदस्ती कर लेगा, है ना। थोड़ा गंदा रह लेगा, 2 दिन 4 दिन नहाए नहीं, ठंड के दिन में कई दिन तक ना नहाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ये बातें। उसके बाद गंदे कपड़े भी पहन ले, चटकीले, भड़कदार और भद्देदार जो कपड़े होते हैं वो पहन लेता है। राक्षस गण वाले लोग काला पहनते हैं। जो राक्षस से प्रभावित होते हैं, जिनके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति होती है, वो काला, नीला, चमकदार, भड़कीले कपड़े पहनते हैं। ऐसे शांत और शालीन कपड़े पहनिए, सफेद पहनिए, गेरुआ पहनिए, लाल पहनिए, पीला पहनिए, नारंगी पहनिए, ऐसे रंग पहन सकते हैं। ऐसे कपड़े राक्षस गण वाले भड़कदार, भड़कीले कपड़े पहनते हैं, जिनमें आधा अंग नंग दिखाई देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद अब बात करते हैं इनकी कुंडली में ग्रहों की डिग्री से। तो सबसे पहले लग्न का मान 6 अंश 50 कला का है, ये बहुत अच्छा है। थोड़े बच गए हैं, लग्न का मान 6 अंश से ऊपर हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य और उसकी दिनचर्या कम से कम बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से, बुरे तौर पे प्रभावित नहीं होती है। यहाँ पे आपकी सुरक्षा हो रही है। उसके बाद सूर्य जो इस कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी हैं, 10वें स्थान में बैठे हैं 7 अंश पे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं। नक्षत्र पे थोड़ी आगे चर्चा करेंगे, पर फिलहाल सूर्य जो तृतीय भाव के स्वामी हैं, 10वें स्थान में बैठ करके जातक को पराक्रमी बना रहे हैं, भाई बहनों का सुख दे रहे हैं, दूरदृष्टता यही सूर्य दे रहे हैं, पद और प्रतिष्ठा की गरिमा दे रहे हैं, 7 अंश पे बैठे हैं और देख रहे हैं चतुर्थ भाव को। तो व्यक्ति को सुख तभी मिलेगा जब वो पराक्रम करेगा। व्यक्ति को पराक्रमी बना रहे हैं सूर्य, और चतुर्थ भाव पे देख करके केतु का प्रभाव है, मंगल की दृष्टि है, वहां पे बुध, शुक्र, सूर्य, राहु, गुरु सबका प्रभाव है। इसका अर्थ होगा कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे गुरु का प्रभाव, मंगल की 4थी दृष्टि, सूर्य बुध शुक्र की 7वीं, राहु की 7वीं दृष्टि है। ये सारे ग्रह अर्थात 4 ग्रह यहाँ से, 5 वहाँ यहाँ और 6 ग्रहों का प्रभाव जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे है। माता के साथ संबंध, माता के स्वास्थ्य की चिंता, घर में कलह और बहुत जगह पे दिमाग ना जाना। तो कई बार व्यक्ति को दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, या तो बिल्कुल ही नहीं बन रहे, वो बिल्कुल ही निश्चिंत है, या तो बहुत ही भटकाव में है।
ये दोनों ही होंगी तो एक्सट्रीम लेवल पे होंगी। अगर वो शांत है तो बिल्कुल शांत है, अगर वो बेचैन है तो बहुत ज़्यादा बेचैन है। क्योंकि बहुत सारे ग्रहों का जब प्रभाव पड़ता है तो सभी ग्रह अपनी अपनी तरफ अपनी ऊर्जा उस भाव पे डालने की कोशिश करते हैं। तो सूर्य देखेंगे तो इरिटेशन देंगे, बुध देखेंगे तो बुद्धिमान और तार्किक को थोड़ा अव्यवस्थित बनाएंगे, मंगल और राहु केतु का प्रभाव होगा तो घर में कलेश देंगे और घर से दूर लेके जाएंगे। गुरु की दृष्टि होगी तो इस कुंडली के लिए सप्तमेश होकर 12वें भाव में देख रहे हैं तो कई बार वो मतलब कहते हैं ना, जिसमें कि एक सुरक्षा का भाव, चरित्र का बल, ज्ञान का बल, नैतिकता, क्योंकि सूर्य भी साथ में देख रहे हैं, अनुभव भी है, शिक्षकीय योग भी है, कैपेसिटी अच्छी है, समझ बहुत अच्छी है, तो ये सारे गुण देंगे। राहु देखेंगे, केतु यहाँ चतुर्थ भाव में बैठे हैं, कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं बैठे हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति के काम में फोकस तो जरूर बढ़ाएंगे, उसका मन शांत रहता है, वो बहुत ज्यादा धर्म में लगा रहने वाला होता है। पूर्व जन्म से भी व्यक्ति धर्म में अपना मन लगाकर रखता है। वक्त के हिसाब से धर्म के प्रति रुचि और प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है, ऐसा चतुर्थ भाव के केतु कहते हैं। सूर्य का प्रभाव हो गया। चंद्रमा जन्म कुंडली में बैठे हैं 28 अंश पे। इस कुंडली के धन भाव के स्वामी ऋण में बैठे हैं और 28 अंश पे बैठे हैं, जिनकी डिग्री बिल्कुल ही कम है और जो कई बार डिग्री के बल के कमजोर होने के कारण लगभग उनकी दृष्टि 12वें भाव पे नहीं है। इस वजह से कई बार ये व्यक्ति के स्वभाव में या स्वास्थ्य में गड़बड़ी दे सकते हैं, जहां इम्यून कमजोर हो सकता है, पित्त की बीमारी बढ़ सकती है, बेवजह कई बार अकारण क्रोध लोगों पे बढ़ जाता है, समाज पे बढ़ जाता है, देश दुनिया में हो रही घटनाओं पे बढ़ जाता है। ऐसा चंद्रमा करेंगे। मंगल जन्म कुंडली में बैठे हैं 26 अंश पे। इनकी भी डिग्री इन्हें दृष्टि के बल से कमजोर करेगी, अर्थात यहां मंगल का प्रभाव कमजोर हो जाएगा। मतलब जिसकी बात मैं कर रहा था कि चतुर्थ भाव पे मंगल की दृष्टि होगी, अब वो ना के बराबर है। मतलब अभी तक सूर्य की दृष्टि तो मिल गई पर चंद्रमा की नहीं मिली, मंगल भी दृष्टिपात नहीं कर रहे, अर्थात मंगल जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं। और विचार करिए, मिथुन लग्न की कुंडली के लिए सबसे खराब अगर कोई ग्रह होता है तो वो मंगल होता है, जो लग्न में बैठकर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, और एक तरफ संघर्ष डाल रहे हैं, दूसरी तरफ महत्वाकांक्षा, दोनों का समावेश है। व्यक्ति एक तरफ खूब प्राप्त करना चाहता है और दूसरी तरफ उसके जीवन में संघर्ष भी है, प्राप्त करने में रुकावटें भी हैं। ये मंगल के ही कारण हो रहा है। मंगल दोनों कर रहे हैं, विलंब भी कर रहे हैं, दे भी रहे हैं और लक्ष्य को भी बनवा रहे हैं। ऐसा मंगल होगा, पर दृष्टि नहीं है उनके पास, कमजोर है या ना के बराबर है। उसके बाद बुधदेव जन्म कुंडली में 12 अंश पे हैं, लग्नेश हैं, दशम में लक्ष्मी संपन्न योग बना रहे हैं। चतुर्थ में देखेंगे तो योग मजबूत हो जाएगा और व्यक्ति के दिमाग में चीज़ें बहुत ही व्यवस्थित जाएंगी, ग्रास्प कैपेसिटी अच्छी होगी, कृतज्ञता रहे, समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी का एहसास उस व्यक्ति को होता रहे, धन इकट्ठा करने का बल रहे, बड़ों के प्रति आदर रहे, धर्म की समझ रहे, ये सारी बातें, और अपने आचार्यों के प्रति अगाध श्रद्धा, ये सब बुध के कारण होगा। क्योंकि बुध ज्ञान, इंटेलिजेंस सब कुछ देते हैं, पर इसके साथ ये भी व्यक्ति के अंदर बड़े ही अच्छे गुण देते हैं, नर्चर करने वाला। देवगुरु 20 अंश पे हैं, ये भी देखेंगे, ये चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, प्रेम, सुख संसार का। नौकरी वाले भाव पे देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे तो यशस्विता देंगे, है ना, यशोवान बनाएंगे। नौकरी वाले भाव पे देख करके व्यक्ति के नौकरी में आने वाली समस्याओं को समाप्त करेंगे। और तो और जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पे देखेंगे तो अच्छी आयु का वर देंगे। थोड़ा कमजोर क्योंकि नीच राशि को देखेंगे, पर 12वें भाव से देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत चंद्रमा को भी कमजोर करेंगे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि व्यक्ति शुद्ध धन कमाना चाहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पैतृक संपत्ति से भले ही कितना भी विवाद हो, पर वक्त आने पर वो विवाद गुरु के कारण समाप्त हो जाएगा। नौकरी में जितने भी समस्याओं से व्यक्ति उलझा हुआ रहेगा, गुरु उसमें मदद करेंगे क्योंकि उनकी दृष्टि जातक को मिल रही है। शुक्र जन्म कुंडली में 9 अंश पे हैं, ये भी चतुर्थ भाव को देखेंगे तो पंचम भाव के स्वामी थे, दशम में बैठकर पिता के भाग्य को आगे बढ़ाया, और चतुर्थ को देख लिया तो माता को भी सुखी बना दिया, और जातक स्वयं भी माता, पिता और संतान तीनों से उसका जीवन युक्त हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद क्या बात कही, मूल शांति व्यक्ति को कराना होगा, मतलब जातक के लिए मूल शांति करानी होगी ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे होने के कारण, और उसमें भी ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्मा है, इस वजह से धन की भी सुरक्षा करनी होगी, नातेदार रिश्तेदारों की भी सुरक्षा कई बार नुकसान में चली जाती है, इस वजह से हमें इसका भी ध्यान रखना होगा। भाई बहन, माता पिता सभी लोगों का ध्यान रखना होगा।
तो ये शुक्र हैं, शनिदेव 29 अंश पे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, तो मिथुन लग्न की कुंडली बनी है। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए अष्टम के साथ नवम भाव के स्वामी होते हैं, शश योग लगाएंगे भाग्य भाव में, ये बहुत अच्छा होगा। इसका दूसरा कारण होगा कि इसका कारक इस भाव से केंद्र में है, जहां गुरु बैठे उस भाव का स्वामी शुक्र उच्च की राशि में। गुरु और शुक्र का परिवर्तन आपस में महान राजयोग व्यक्ति को धनवान और सुखी मतिमान बनाएगा। इतना ही नहीं, बाहर से धन कमाने वाला भी बना देगा। इनका जन्म बाहर ही हुआ, यूएसए, टेक्सास, प्लानो है ना, पता नहीं जो भी है, टेक्सास यूएसए से ये कुंडली आई। तो क्या कहा कि ऐसी सारी बातें देखने को मिल जाती हैं, पर शनि की दृष्टि नहीं है। अच्छी बात होती कि होती, अच्छी बात क्या होती कि शनि देखते, पर वो देख नहीं रहे। पर अच्छी बात है कि शनि जन्म कुंडली में आचार्य वराह मिहिर ने लिखा कि दुर्बल ही दुर्बला गया विपरीतः शनि स्मृता। शनि दुर्बल होते हैं तो अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं तो उतने अच्छे नहीं होते। नवमांश चक्र में ये शनि मित्रवत, मित्र की राशि में बैठे हैं और अपने उच्च की राशि से त्रिकोण में बैठे हैं। यहां अपने उच्च की राशि से त्रिकोण में बैठे हैं। उच्च की राशि यह है शनि की, यहां से पंचम भाव में बैठे मतलब त्रिकोण में बैठे, यहां मिथुन राशि में बैठे हैं, उच्च की राशि से त्रिकोण में बैठे हैं। दशमांशा चक्र में अपने राशि से त्रिकोण में और उच्च की राशि को भोग कर निकले हैं वृश्चिक राशि में। और विचार करिए तो मंगल की राशि में शनि बैठ गए और शनि की राशि में मंगल बैठ गए, ये अच्छी बात हो गई। भाग्य भाव में चंद्रमा आ गए मेष राशि में, जहां बैठे उसका स्वामी सप्तम में बैठकर लग्न को देख लिया, ये भी अच्छी बात है। बुध यहां नीच के हुए हैं, जिनका नीच भंग शुक्र के कारण होगा, क्योंकि शुक्र केंद्र में आ गए हैं। गुरु जन्म कुंडली में उच्च की राशि को बैठे हैं, जहां पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव पे। यहां भी व्यक्ति के रिसर्च को प्रभावित करेंगे मजबूती से। यहां पे बात करें तो गुरु उच्च राशि में हो गए हैं, यह भी बहुत गहरी बात है। यहां चंद्रमा और गुरु का परिवर्तन है, बहुत सारे ग्रह एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। यहां पे बहुत सारे ग्रह का संबंध चतुर्थ भाव से हो गया। यहां बुध और शुक्र का परिवर्तन हो गया। शनि अपने मूल त्रिकोण राशि से जन्म कुंडली में कहां बैठे, मूल त्रिकोण राशि से पंचम में, उच्च की राशि से पंचम में, अपने उच्च की राशि से त्रिकोण में, अपने मूल त्रिकोण राशि से त्रिकोण में। और उसके बाद गुरु और चंद्रमा का परिवर्तन हो गया। यहां बुध मंगल की राशि में, मंगल बुध की शुक्र की राशि में, और वो शुक्र जन्म कुंडली के केंद्र में आ गए, ये भी नौकरी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद यहां देखिए तो जन्म कुंडली के दशम स्थान के स्वामी केंद्र में बैठे हैं, किसके साथ, भाग्येश के साथ। नवम और दशम का संबंध केंद्र में हो गया, ये इतनी अच्छी बात है कि व्यक्ति के करियर को बहुत पुश करता है आगे ले जाने के लिए। तो व्यक्ति कल को ऊंची शिक्षा, और जब कभी भी काम करेगा ऊंचे पद पे, अच्छे ऑफिसर लेवल पे काम करता है, मतलब जिसके अंडर में लोग काम करें। राहु यहां बैठे हैं, खराब बिल्कुल भी नहीं है। गुरु प्रभावित कर रहे हैं 12वें भाव को अच्छाई के तौर पे, मतलब व्यक्ति बाहर रहेगा, बाहर ही सेटल होगा, बाहर ही के लिए रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इतनी सारी बातें हैं। शनि की दृष्टि है नहीं, लेकिन वो जहां बैठे हैं वहां का फल तो संपूर्णतया करेंगे। तो व्यक्ति के जीवन में धर्म, लोगों को सुनना, सबके लिए अच्छा विचार रखना, समाज को समझना, समाज के हित की बात करना, और गरीब और दबे कुचले जो लोग हैं, कमजोर वर्ग के समस्याओं के प्रति दिमाग को ले जाना, कुछ ऐसा रिसर्च कर देना जिससे समाज का कल्याण हो जाए। तो ऐसी सारी बातें जन्म कुंडली में ग्रह करा रहे। राहु जन्म कुंडली में 3 अंश के बैठे हैं, ये अपनी दशा काल में कई बार व्यक्ति के फोकस को गड़बड़ करेंगे। हालांकि फिर भी दशम स्थान में है, लेकिन अच्छी बात होती कि वो कम से कम 6 अंश से ऊपर होते, 10, 12, 15 अंश के होते। पर गड़बड़ी थोड़ी सी तो जरूर हुई है, इनको ठीक किया जा सकता था भगवान के द्वारा, पर आप कुछ नहीं कर सकते। ये हो गई जन्म कुंडली में ग्रहों की डिग्री। अगर नवमांश चक्र में बात करते हैं तो शुक्र और सूर्य दशम स्थान में बैठकर वर्गोत्तम हो रहे हैं भाव से। बुध जन्म कुंडली में जातक को कई बार संकटों का सामना करने वाला भी बनाएंगे। अपनी दशा काल में बुध कई बार थोड़ी बहुत स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दे सकते हैं, लेकिन अब बुध 2027 के जनवरी से समाप्त हो जाएंगे, तो ये संकट भी, बादल भी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद मंगल जन्म कुंडली में अपनी दशा काल में कई बार व्यय कराएंगे, रखा हुआ पैसा खाएगा व्यक्ति, नुकसान में जा सकता है, आर्थिक नुकसान हो सकता है, पैसे अटक सकते हैं, और स्वास्थ्य पे खर्चा हो सकता है मंगल की दशा में, क्योंकि इस कुंडली के लिए मंगल अच्छे होते नहीं हैं। गुरु जन्म कुंडली में अपनी दशा काल में व्यक्ति को मेहनती बनाएंगे, सुखी बनाएंगे, और कई बार वहां वो दूसरों के द्वारा व्यक्ति को दबाया जाता है, कई बार उसके खिलाफ षड्यंत्र हो जाता है।
या उसका रिसर्च किसी दूसरे के नाम पे छप जाता है, क्रेडिट किसी दूसरे को मिल जाता है, कंसंट्रेशन लूज होता है, व्यक्ति परेशान होता है और बेवजह की चीज़ों पे अपना दिमाग नुकसान में भी लेके जाता है, सकारात्मक कम होता है, निगेटिव थोड़ा हो जाता है गुरु राहु के कारण, क्योंकि नवमांश चक्र में दोनों एक साथ बैठ रहे हैं और वहां पे राहु ज़्यादा बलवान नजर आ रहे हैं। राहु कर्क राशि में मूल त्रिगुणस्थ हो जाते हैं और कर्क राशि में गुरु उच्च के हैं, तो हालांकि वहां पे रिसर्च को बहुत अच्छा बल मिलेगा, उस दशा काल में जातक बहुत ऊंचाइयां भी छू सकता है, पर शंकाओं के साथ। तो शनि हो गए, शनि की दशा जो होगी वो व्यक्ति के यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य, सुख और बहुत सारे संसाधन से युक्त करेगी। अपनी दशा काल में व्यक्ति भवन, भूमि, वाहन कर देगा, ये भी होगा। क्लियर है? तो इतनी सारी बातें मैंने ग्रहों की डिग्री से बता दी। अब नक्षत्र की चर्चा कर लेता हूं। तो सबसे पहले बात करिए, सूर्य उत्तरा भाद्रपद में बैठ करके जातक को कभी कभी बेवजह की चिंता करने वाला या उसके कारण माता पिता को चिंता हो जाए, ऐसे इस वजह से स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो सूर्य कई बार व्यक्ति को हड्डी का रोग देते हैं, हालांकि यहाँ पे ऐसी स्थिति थोड़ी कम होगी, लेकिन यहाँ पे सूर्य के साथ राहु भी बैठे हैं और काफ़ी नज़दीक हैं दोनों, इस वजह से यहाँ सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन जातक को धन कमाने में संघर्ष दे सकता है। उसका दूसरा नुकसान ये होगा कि कई बार व्यक्ति वो कार्य भी करना चाहेगा जो उसे नहीं करना चाहिए, मतलब बाह्य प्रभावों से प्रभावित हो सकता है। इस वजह से मजबूती से उसके अंदर भारतीय संस्कारों का आधान करना होगा। चंद्रमा जन्म कुंडली में ज्येष्ठा में बैठे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। हालांकि व्यक्ति फिर भी बड़े से बड़ी और बहुत भीषण समस्या का तुरंत निराकरण कर देने वाला होगा, साहसी होगा। मंगल जन्म कुंडली में पुनर्वसु में है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ व्यक्ति सामाजिक है, पराक्रमी है, यथेष्ट मेहनत करने वाला है, सुखी है। इंजीनियरिंग, कला, रंग, कारोबार, ऐसे क्षेत्र, उसके बाद पेंटिंग का काम, केमिकल का काम, पेट्रोलियम का काम, ऐसा कुछ भी व्यक्ति कर सकता है। लेखन का काम, कला को समझना, है ना, बारीक कसीदाकारी, ऐसा भी काम व्यक्ति कर सकता है। उसके बाद बुध जन्म कुंडली में उत्तरा भाद्रपद में बैठकर व्यक्ति को तकनीक की समझ देते हैं। कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी छोटी छोटी बातें होती हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, है ना, ये सारी बातें, मैनेजमेंट वगैरह भी यहाँ से बुध दे देते हैं। हालांकि यहाँ पर तो शुक्र का मालव्य योग भी लगेगा और शनि का शश योग भी लगेगा, गुरु चंद्रमा का गजकेसरी योग भी लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो समझता हूं कि गुरु चंद्रमा का हर जगह योग बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्न कुंडली में भी दोनों परिवर्तन में है, नवमांश चक्र में तो एक दूसरे की राशि में ही बैठ रहे हैं, यहाँ भी दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। चंद्रमा का बल थोड़ा कम है पर फिर भी गुरु की दृष्टि तो है। उसके बाद बुध के बाद गुरु की बात कर रहा था, गुरु रोहिणी नक्षत्र में है, सुखी बना रहे हैं, विचारधारा अच्छी है, सुख है, शांत है, व्यय संतुलित है, बाहर रहने में व्यक्ति को दिक्कत नहीं होगी। बाहरी सरकार का कोई ऐसा नियम कानून जातक के विपक्ष में काम नहीं करेगा। बाहर रहने पर व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है वो स्वतंत्र होकर के कर सकता है, वहां की सरकार से उसे कोई कभी दिक्कत नहीं होगी। शुक्र जन्म कुंडली में उत्तरा भाद्रपद में बैठे हैं, यहाँ ये व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत कभी कभी उदासी देखने को मिल सकती है, या मेहनत करने में थोड़ा व्यक्ति कचर कचर कभी कभी करेगा, मतलब थोड़ा बहुत उसको पुश करना पड़ेगा, आलस्य कहने का अर्थ है कि हावी हो सकता है। शनिदेव जन्म कुंडली में पूर्वा भाद्रपद में बैठे हैं, इस आधार पर व्यक्ति के अंदर धर्म, न्याय, दर्शन, पुराणों का अध्ययन, दानशीलता और कर्तव्यपरायणता, ये सब जातक के विशिष्ट गुण होंगे। शनिदेव के बाद राहुदेव पूर्वा भाद्रपद में बैठे हैं, मैं उन्हें समझता हूं कि वो भी बेहतरीन है, व्यक्ति को ऑप्टिमिस्टिक बना रहे हैं, फोकस के साथ व्यक्ति काम करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कहीं से भी धन कमा लेगा, लेकिन गलत जगह से धन नहीं कमाएगा। तो ये ग्रह के नक्षत्र की बात हो गई। अब इस पे बात करते हैं, हमें स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान देना होगा, विशेषतया मंगल और बुध के अंतर में या दशाओं में। वाणी कठोर ना हो और व्यक्ति बहुत ज्यादा भोजन मांसाहार ना करे, इसका भी ध्यान देना होगा। पराक्रम व्यक्ति करेगा और अपने माता पिता को धन भी देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति अनुभवी होगा, पर माता को थोड़ी बहुत रुग्णता दे सकता है। पढ़ाई में व्यक्ति को आजकल की शिक्षा पढ़ाई जा सकती है, पर इसके साथ पूर्व के
जो हमारे सनातन प्रक्रिया है, जो सनातन में जो शिक्षाएं दी गई हैं, उसको भी उसे बताना होगा। कम से कम 5 वर्ष तक उसे अपने भारतीय संस्कृति का जरूर ज्ञान कराएं, सभ्यता का परिचय दें। उसके बाद नौकरी बहुत अच्छा, ये कुंडली नौकरी अच्छी कर सकती है, अच्छे पदों पर जा सकती है। व्यापार भी इस कुंडली का बहुत अच्छा बना हुआ है, तो व्यक्ति व्यापार भी कर सकता है। कंसंट्रेशन इस कुंडली का बहुत अच्छा है, रिसर्च बहुत अच्छा है इस कुंडली का। भाग्य और धर्म भी ठीक ठाक है। सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है, बुढ़ापा बहुत अच्छा बीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और व्यक्ति बहुत ज्यादा हासिल भी करेगा अपने बल पे। और तो और इस कुंडली को ऋण से दिक्कत हो सकती है, ऋण का लेना देना ना करें, किसी को धन ना दें, किसी पे विश्वास ना करें, यात्रा में सावधान रहें, और डूबने का खतरा, गिरने का खतरा, चोट, उग्रता, बेवजह की कई बार जिद्दपन की स्थिति, अपनी बात रखना, ट्रैक बदल देना, वक्त पे जो है वो दिशा बदल दे कि नहीं इतनी पढ़ाई है, थोड़े दिन में पूरी हो जाएगी, फिर वक्त पे पढ़ाई बदल दे, ऐसा हो सकता है। बाकी माता और पिता का प्रेम, पिता और माता के लिए भाग्यशाली होने का प्रभाव, माता को थोड़ी रुग्णता ये जातक दे सकता है। दशमांशा चक्र में लग्न के अधिपति का 6ठे भाव में जाना और 6ठवें भाव के स्वामी का 4th में आना, ये व्यक्ति को नौकरी दे रहा है। भाग्य भाव में चंद्रमा का आना, शुक्र का मंगल के साथ आना, ये भी व्यक्ति के भाग्य को बहुत ही ज्यादा अच्छा बना रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं तो बुध नीच के हैं, जिनका नीच भंग मैंने बताया था, शुक्र भंग कर रहे हैं, नीच भंग, इस वजह से ये एक अच्छी बात होगी। केतु की दशा 2027 के जनवरी से चलेगी, एक लाजवर्त धारण करना होगा, नवग्रह कवच भी धारण करना होगा। जिस दशा काल में व्यक्ति को, अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो व्यक्ति कुछ ऐसा पढ़ाई कर सकता है, जातक को ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जा सकती है जो उसको व्यापार भी कल को करवा दे। और ये कुंडली क्रिएटिव होगी, कला को समझेगी, व्यापारिक शिक्षा व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा है, धन बहुत अच्छा रहेगा, ये कुंडली कभी भी बेरोजगार नहीं रहेगी। और तो और ये कुंडली निश्चित रूप से अपने समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति विदेश में रहकर ही करेगी। संतान वगैरह का सुख इस कुंडली में बिल्कुल ठीक है, पर संतति से मतभेद इस कुंडली को दिखाई दे रहा है। एक बात और भी कहूँगा, अरिष्ट चक्र के आधार पर हमें निश्चित रूप से फेफड़ों का ध्यान रखना होगा। कई बार व्यक्ति को टूटने का खतरा, हड्डी टूटने का खतरा भी रहता है, और पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, पित्त की समस्या होती है, नाभि का क्षेत्र परेशान करता है, दंत रोगी व्यक्ति को होते देखा जाता है, पेट के रोग से व्यक्ति को परेशान होते देखा जाएगा। भवन भूमि वाहन से संबंधित क्षेत्रों में गुरु और बुध सहयोगी होंगे, सूर्य भी ठीक है, शुक्र भी ठीक होंगे। मैं तो ये भी कहता हूं कि यहाँ पे भवन भूमि वाहन के लिए कुंडली में कई बार शनि और चंद्रमा भी सहयोगी हो जाएंगे। भाग्य का बल मिलेगा शुक्र, बुध, राहु, सूर्य और मंगल की दशा में, जबकि संघर्ष मिलेगा गुरु और शनि की दशा में। इतनी सारी बातें। गुरु और चंद्रमा को छोड़कर बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सारे आपके पक्ष में निर्णय करने वाले बन रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि सारे ग्रह आपको सुखी बनाने वाले बन रहे हैं, किसी भी जीवन में संघर्ष का कोई ऐसा प्रभाव नहीं है गुरु और चंद्रमा को छोड़कर। तो मैंने कहा भी था चंद्रमा यहाँ 6ठे भाव में बैठे हैं, हालांकि अपनी दशा काल में वो प्रतिष्ठा तो देंगे, संतान का सुख देंगे, संतति से मतभेद को समाप्त करेंगे, समाज में आपको नौकरी का बल मिलेगा, ये सारी बातें होंगी, पर फिर भी उस दशा काल में आपको संघर्ष मिल सकता है। जीवन पर्यंत अगर इस कुंडली में कोई रत्न बनेगा तो वो बुद्ध का रत्न पन्ना बन सकता है। साथ ही साथ अगर बात बन पड़े तो ये कुंडली गुरु का रत्न पुखराज भी जीवन भर धारण कर सकती है। नवग्रह कवच जीवन भर धारण करना चाहिए। सूर्य को अर्घ अभी से देने की व्यक्ति को, मतलब अभी तो बच्चा छोटा है, पर बालक जैसे जैसे बड़ा हो उसको सूर्य के प्रति श्रद्धा, गायों के प्रति विशेष लगाव, है ना, साफ सफाई का ध्यान, अपने कर्तव्य को समझने और परखने की आवश्यकता इस बच्चे को हमेशा रहेगी। ये बात समझनी होगी। उसके बाद क्या कहा कि इतनी सारी बातें हैं। रंग इस कुंडली के लिए गेरुआ, लाल, पीला और सफेद बहुत अच्छा है। मित्र जिससे आप मित्रता कर सकते हैं तुला और कुंभ होगा। विवाह की दिशा उत्तर रहेगी। धन कमाने के लिए व्यक्ति जा सकता है पूरब या उत्तर दिशा की तरफ, ईशान कोण की तरफ। विवाह जिनसे करना हो वो शुक्र की राशि कुंभ मीन हो, शुक्र की उच्च राशि मीन हो, वृश्चिक राशि हो, और वृष राशि वृष लग्न की जातिकाएं विवाह के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। दिन इस कुंडली के लिए शुक्रवार और बुधवार का बहुत अच्छा रहेगा। नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र में दान करना चाहिए। उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, रोहिणी, पुनर्वसु, आर्द्रा। उसके बाद इस कुंडली के लिए मृगशिरा, पुनर्वसु नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे रहेंगे। शुक्रवार और बुधवार का दिन मैंने कहा अच्छा है।
इतनी सारी बातें। गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी, मंगल लग्न में बैठे हैं और भाग्य भाव में शनि बैठे हैं, जहां पे शश योग लग रहा है, तो थोड़ा बहुत भाग्य में कभी कभी संघर्ष देखने को मिल सकता है। पर जैसे ही केतु का प्रभाव चलेगा जीवन में, 2027 में केतु की दशा चलेगी, उस समय ही व्यक्ति को तत्काल तुरंत बच्चे के गले में लाजवर धारण कर देना चाहिए, गले में पेंडल बना करके, यही जरूरत होगा। गणेश जी की पूजा जातक को निरंतर करनी चाहिए, और तो और इस कुंडली में नदियों का सम्मान करना चाहिए, सहतूत के वृक्ष लगाए जा सकते हैं, ये सब काम करना चाहिए। क्लियर है? पढ़ाने में केमिकल का काम, रंगों का काम, शॉर्ट हैंड, टाइपराइटर, टाइपिंग, और तो और कानून से संबंधित क्षेत्रों में भी व्यक्ति की सफलता दिखाई दे रही है। इतने सारे क्षेत्र बन रहे हैं। इंजीनियरिंग का क्षेत्र सबसे ज्यादा अच्छा बना हुआ है। ये कुंडली करियर के मामले में कभी भी परेशान नहीं होगी। अब एक बात और भी है, जरा ध्यान से समझें। तो चंद्रमा बैठे हैं वृश्चिक राशि में, जहां से 4 घर आगे शनि बैठे हैं। तो चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि आ गई, चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि आ गई, और चंद्रमा के ऊपर गुरु 12वें भाव से देख रहे हैं। तो हमें इस व्यक्ति के वर्तमान को हमेशा ही फोकस करना होगा, उसका वर्तमान बिगड़े नहीं, मतलब सोना जागना, बस इतना ही और कुछ नहीं। चंद्रमा से 5 घर आगे सूर्य बैठे हैं। बुद्धि, प्रतिष्ठा, युक्ति, तर्क, ज्ञान, ये सब जातक के पास है। चंद्रमा से 5 घर आगे शुक्र, सुंदर दाम्पत्य। चंद्रमा से 5 घर आगे बुध, निर्णय लेने की क्षमता। चंद्रमा से 7 घर आगे गुरु, सुख, संपत्ति, श्रेष्ठता, नए लोगों से मिलना और व्यवहारिक होना, ये काफी होगा। चंद्रमा से 8 घर आगे मंगल, ये रोग और शोक, विद्रोह और शत्रुता देते हैं। तो इस दशा काल में हमें सावधान होना होगा। चंद्रमा से केतु, अपनी दशा काल में व्यक्ति कई बार मूर्खतापूर्ण हरकत करेगा और अपनी बहुत महंगी और अच्छी चीज भी मित्र को दे आएगा, ऐसा कर सकता है, इसका ध्यान रखना होगा। तो ये बातें आ गई। उसके बाद अगर ग्रह के हिसाब से समझते हैं, तो ग्रह जिसको जहां बैठना चाहिए, मैं ये बता दूं, मंगल को यहां बैठना चाहिए था, जो थोड़े गड़बड़ हैं, या तो यहीं बैठ जाते। चंद्रमा को बैठना चाहिए था या तो यहां लग्न में बैठते, तो अच्छा होता, बहुत अच्छा होता कि वो जन्म कुंडली के दशम में भी बैठ जाते या पंचम में बैठ जाते, तो भी ठीक होता। गुरु को यहां न बैठ करके, यहां नहीं बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर यहां बैठ जाते तो बहुत बढ़िया होती बात, या लग्न में बैठ जाते तो और आनंद आ जाता। शनि यहीं बैठे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे सूर्य, बुध और शुक्र को एक साथ न बैठ करके, सूर्य या तो यहां बैठ जाते या तो दशम स्थान में ही बैठ जाते, बुध और शुक्र या तो दशम में न बैठ करके नवम में बैठ जाते, तो और भी कुंडली बलवान हो सकती थी। लग्न कुंडली के 7वें भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि दाम्पत्य में जो पत्नी होगी वो इन्हीं के जैसे स्वभावों वाली होगी। और क्या कहा कि लग्न कुंडली के 3रे भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं, दशमांसा चक्र के, जहां के स्वामी होकर 6ठे में जा रहे हैं, और 6ठवें भाव के स्वामी जन्म कुंडली के 4th में आ रहे हैं। मतलब व्यक्ति के जीवन में कारोबार एक जैसा, व्यापार अगर करेगा तो व्यापार एक जैसा नहीं रहेगा, लेकिन नौकरी के योग ज्यादा हैं। व्यापार के भी योग हैं, पर नौकरी के योग ज्यादा बन रहे हैं। इतनी सारी बातें। अब इस कुंडली पे अभी बच्चा छोटा है, इस वजह से इतना ज्यादा बता रहा हूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से किसी अन्य कुंडली के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।